देवाशीष सेनगुप्ता। एक आकर्षक व्यक्तित्व देवाशीष सेनगुप्ता, एक काबिल एक्टर देवाशीष सेनगुप्ता, कॉलेज टॉपर देवाशीष सेनगुप्ता, उसके प्यार पर डाका डालने वाला डाकू, उसकी रूपाली को उससे छीनने वाला कुटिल षड्यंत्रकारी, जिसने अपनी गुणों का ढिंढोरा पीट पीट कर उसको अपनी ओर कर लिया। देवाशीष देवाशीष देवाशीष, यह नाम नकुल के कलेजे में फांस बनकर धंस गया है। जितना ही वह उससे दूर जाना चाहता है, उतना ही वो उसके दिल में धंसता चला आ रहा है। जितना ही वो उसके गुणगान सुनता है, यह फांस और गहरे होकर उसके हृदय में करकने लगती है। उसकी रूपाली को भी अपनी ओर खींच ले गया। रूपाली, जिसे वह बचपन से ही चाहता आ रहा है, वह और रूपाली दोनों बचपन से रहे हुए हैं, साथ साथ खेले पढ़े, साथ साथ पढ़ाई की है। और रूपाली तो भली भांति जानती है कि वह उसे कितना प्यार करता है, उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह देवाशीष की माला जपती है। जब भी वह रूपाली के होठों पर देवाशीष का नाम सुनता है, उसका खून खौल उठता है। इस बारे में उसमें बात भी की है रूपाली से, साफ साफ पूछा है कि क्या वह देवाशीष को चाहती है। तब हंसकर उसने साफ मना कर दिया और बोली कि नहीं, मेरे दिल में तो तुम ही हो। अगर मैं ही हूं तो फिर देवाशीष का नाम क्यों ले रही हो। इस बात पर रूपाली इतना भड़क गई थी कि उसको एक हफ्ते तक मनाना ही मुश्किल हो गया था। वह बोली कि तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, प्रेमिका हो या पत्नी हो, उसे अपनी जागीर समझने लगते हो। मैं उसकी तारीफ करती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया है। क्या हमारा इतना भी व्यक्तित्व नहीं है कि हम किसी की तारीफ भी कर सके, वह भी सहपाठी की? अगर नहीं तो मैं ठोकर मारती हूँ ऐसे प्रेम की जो गले की फांसी बन जाए। और वह गुस्से में धम धम पैर पटकती चली गई थी। फिर उसे मनाने में एक हफ्ता लग गया था। चलो, रूपाली तो साफ दिल की है, उसके मन में कुछ नहीं है, ये बात मानता हूँ। लेकिन देवाशीष, कुमुद ने नकुल के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम जाकर चाय बना लाओ, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी कहाँ हैं? उसकी प्रश्नवाचक निगाहें कुमुद के चेहरे पर ठहर गईं। वे रूपाली के यहाँ गई हैं। रूपाली के नाम से नकुल का सख्त चेहरा नरम पड़ गया। उसकी भाव भंगिमा बदल गई। अपने भाई के चेहरे के भावों के आकस्मिक परिवर्तन को लक्ष्य करके कुमुद मुस्कुराने लगी। नकुल का मानसिक विश्लेषण करते हुए उसने नकुल को और प्रसन्न करने के उद्देश्य से विवरण दिया। रूपाली के भाई का बर्थडे था, अभी तो गई है। अच्छा। कुर्सी पर बैठते हुए नकुल ने अपने शरीर को टीला छोड़ते हुए कहा। कुमुद चाय बनाने चली गई। नकुल ने आंखें बंद कर लीं। आज के सेमिनार का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इस इंटरनेशनल सेमिनार की वह कितने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। इतने दिन से उसने दिन रात एक करके अपनी तैयारी की थी। सटीक शब्दों उसने अपना शोध पत्र लिखा, बोलने की प्रैक्टिस की थी। उसने सोचा था कि इस बार वह दिखा देगा कि वह देवाशीष से कम नहीं है, पर आज फिर देवाशीष बाजी मार ले गया। उसने स्पीच दी। तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम से गूंज उठा था। वो खुश हुआ था, लेकिन जब देवाशीष बोलने आया तो उससे भी ज्यादा तालियां बटोरी और फिर फर्स्ट प्राइज मार ले गया। जब फर्स्ट प्राइज की उद्घोषणा की गई तो एक बार फिर वह यह देखकर सुलग उठा कि वह दूसरे नंबर पर है और फर्स्ट प्राइज की बाजी देवाशीष मार ले गए। देवाशीष साधारण परिवार से है, साधारण क्या कहो, बल्कि गरीब परिवार से ही है। वह उसकी कॉलोनी में ही तो रहता था। रूपाली ने उसे कभी मुंह नहीं लगाया था, लेकिन नकुल ने तो देवाशीष को अपना प्यारा सच्चा दोस्त समझा था और उसकी यथासंभव मदद भी की है। क्या नहीं किया उसके साथ। पहले तो स्कूल में कोई भी कंपटीशन होती थी तो देवाशीष जानबूझकर हार जाता था और अपने दोस्त नकुल को जिता देता था। आज की तारीख पर उसी देवाशीष का ये हाल है कि वह उससे अच्छा बनकर रूपाली को उससे दूर कर रहा है, जबकि वह जानता है कि रूपाली सिर्फ और सिर्फ नकुल की है और नकुल को ही चाहती है। फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ठीक है, अब वह भी दिखा देगा कि वह देवाशीष से कम नहीं है। तीनों आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट है। उसने परास्नातक में आर्कियोलॉजी रूपाली की वजह से लिया है, लेकिन अब उसे इस विषय में बहुत दिलचस्पी है और वह इसी में उसको मात देगा। कुमुद उसके सामने चाय लिए खड़ी थी। उसे कप लेकर उसने घूंट भरने शुरू किए और फिर सोचने लगा। उसे एक प्रोजेक्ट मिला है, किसी प्राचीन किले की उसको रिपोर्ट बनानी है और उसको एक शोध पत्र लिखना है। नकुल का एक्स्ट्रा शौक भी है आत्माओं पर रिसर्च करना। भानगढ़ का किला उसको अपनी तरफ कई सालों से आकर्षित करता रहा है। राजस्थान में नकुल ने भानगढ़ का किला चुना है। भानगढ़ का किला सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। वह वीरान किला जो भूतिया कहा जाता है। सुना जाता है वहां शाम होने के बाद आत्माएं जाग उठती हैं, कब्रों से लाशें निकाली जाती हैं, फिर उनके साथ जश्न मनाए जाते हैं। आत्माएं नाचती हैं, पायलों की झंकार सुनाई देती है।
तलवारें बजने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कुछ हो रहा है। रात के समय वहां जो भी जाता है वह वापस नहीं आता है। तैयार हो गई है। 4 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर सभी ने राजस्थान में जाकर अलवर में अपना ठिकाना बनाया। दूसरे दिन सभी लोग भानगढ़ के किले की तफ्तीश के लिए चल पड़े। अरावली पर्वतों में भानगढ़ का एक किला 17वीं शताब्दी का बनवाया हुआ है। इसे मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था और माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस दुर्ग की किले की भूतिया किले के रूप में कई कहानियां फैली हैं। कहा जाता है कि यह इसमें राजकुमारी चित्रावली रहती थी, जो बहुत खूबसूरत थी। एक बार वह अपनी सखियों के साथ घूमने निकली तो वहां उसने देखा कि एक सिंघिया नाम का जादूगर इत्र की दुकान के सामने खड़ा था। जो काला जादू जानता था उसने राजकुमारी को देखा। वह उस पर मोहित हो गया और उसने इत्र की एक शीशी पर अपना वशीकरण कर दिया। राजकुमारी ने वह इत्र की शीशी ली, लेकिन वह पत्थर पर जोर से मारी, जिससे वह शीशी फूट गई। वह पत्थर लुढ़कता हुआ सिंधिया के पीछे गया और उसको कुचल कर मार डाला। सिंधिया ने मरते मरते श्राप दिया कि इसके बाद इस किले में कोई भी नहीं रह पाएगा और सबका सर्वनाश हो जाएगा। तब से यह किला अभिशप्त हो गया था और लगातार और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। प्रोफेसर दास और प्रोफेसर बनर्जी के साथ रूपाली, देवाशीष, नकुल और बिहान ने घूम फिर कर किले की नक्काशी को देखा और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद सभी लोग लौटकर नज़दीक वाले गांव में ठहरने के लिए गए। दूसरे दिन फिर आने का इरादा था। इस तरीके से वहाँ 2-3 दिन रुकने की बात थी। उन्होंने रात में किले को देखने की बात की थी, लेकिन उनके प्रोफेसर्स ने मना कर दिया था। वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अपनी जिम्मेदारी पर वे इन लोगों को लाए थे, लेकिन ये लोग नहीं माने और जब रात में प्रोफेसर सो गए तो वे तीनों लोग चुपके से निकले और दबे पांव धीरे धीरे चलते हुए गांव को पार कर गए। वे किले में आए और किले में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे रात गुजर रही थी और उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा था। नकुल ने हंसकर कहा, खाली में ही हम डर रहे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहते ही पायलों की छन छन की आवाज गूंज उठी। रूपाली ये देखकर सहम गई। एक साथ कई लड़कियों के एक ही खिलाकर हंसने की आवाज गूंज उठी। कौन है? नकुल ने घबराकर पूछा। कोई भी आवाज नहीं आई और पायलों की झंकार की आवाज दूर जाने लगी। उनके पीछे पीछे रूपाली चल पड़ी। कहाँ जा रही हो रूपाली? नकुल ने उसे रोकना चाहा। रूपाली ने उसे जोर से झटका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में है और उसे कोई खींचे लिए जा रहा है। उसका शरीर अपने वश में नहीं है। और यह देखकर नकुल घबरा गया। वह चिल्लाया, रूपाली होश में आओ, रूपाली होश में आओ, कहाँ जा रही हो? पीछे पीछे देवाशीष भी पता लगाने के लिए चल दिया। अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि कहीं लोग धम धम करते हुए भाग रहे हैं। यह सब देखकर नकुल के होश फाख्ता होने लगे थे। अब उसे पछतावा लग रहा था कि अपनी जिद के कारण उसने अपनी देवाशीष और रूपाली की जान सांसत में डाल ली है। देवाशीष भी बहुत डर रहा था। वह लाख हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत उसका साथ छोड़ रही थी। अजीबोगरीब आवाजें तेज होती ही जा रही थीं। रूपाली के पीछे पीछे दोनों खींचते जा रहे थे। अचानक दोनों ही जोर से चौंके। उन डरावनी भयावह आवाजों के बीच में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े सांप उनकी तरफ लपक रहे हैं। इधर को भागते तो अपनी लाल लाल जीभ लपलपाते हुए उधर मिलते और जब डदर पहुंचते तो सांप इधर से हमला करते। अब वहां चीख पुकार मची हुई थी। भागो यहां से, भागो। अब रूपाली को होश आया और वह चीखने लगी। उसने देखा कि उसके पैरों में सांपों ने फंदा डाल दिया है और वे कसते जा रहे हैं। वह वहीं गिर पड़ी। अब वह एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी देवाशीष को ध्यान आया कि जब वह नीचे हाल कमरे में था तो वहां दीवार पर उसने तलवारें और ढालें टंगी हुई देखी थी। वह नीचे उतरकर भागा, लेकिन जीने पर उसे किसी ने रोक लिया। जब उसने देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक भयानक शक्ल वाला काला आदमी खड़ा था, जिसके लंबे लंबे दांत और आग उगलती हुई आंखें उससे भयानक तरीके से घूर रही थीं। तलवार लेने जाएगा, उसने जोरदार ठोकर देवाशीष के मारी। देवाशीष नीचे लुढ़कता चला गया और उसके सिर से खून की धार बह निकली, लेकिन वह फिर भी दौड़ा। उसके पीछे पीछे उस आदमी ने फिर से देवाशीष को पकड़ लिया। देवाशीष को वो किसी हाल में तलवार तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। देवाशीष ने भी समझ लिया कि जरूर उन तलवारों में कोई बात है, इसलिए वह नहीं पहुंचने दे रहा है। मन ही मन में उसने अपने इष्ट देवताओं का, हनुमान का जाप करना शुरू कर दिया।
इससे थोड़ी देर के लिए वह आदमी पीछे हटा। देवाशीष ने दौड़कर वह तलवार उतार ली और तलवार घुमाने लगा। आदमी गायब हो गया। चारों तरफ तलवार घुमाते हुए उसने देखा कि उसके चारों तरफ लाशें नाच रही थीं। उसकी तलवार लगते ही वे कट कट कर गिर पड़ती। बड़ा भयानक दृश्य था। चारों तरफ तलवार घुमाते हुए वह जीने की तरफ बढ़ा। ऊपर जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। इस बीच में नकुल को सांपों ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वे कस रहे थे। वह चीख रहा था। रूपाली को भी सांपों ने जकड़ लिया था। दोनों ही चीख रहे थे। देवाशीष ने तलवार से सांपों को काटना शुरू किया। सांप कट कट के इधर उधर बिखर गए और दोनों आजाद हो गए। चारों तरफ अभी कोहराम मचा हुआ था। देवाशीष ने कहा, जल्दी से यहां से निकलो। अपने आसपास उसने कई विभत्स आकृतियों को देखा जो जिंदा लाशें थीं उनके आसपास चक्कर लगा रही थीं। एक बात वह लक्ष्य कर रहा था कि तलवार उसके पास थी तो उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन नकुल के पास नहीं थी तो नकुल को सब पकड़ रहे थे। देवाशीष ने एक पल के लिए कुछ सोचा। अब वे लोग हाल कमरे में आ गए थे। वहां से देवाशीष ने तलवार नकुल को पकड़ाई और कहा, रूपाली, नकुल, तुम दोनों लोग इस तलवार को पकड़ लो और जोर जोर से घुमाते हुए जल्दी से निकलो। देवाशीष ने अपनी जान खतरे में डालकर तलवार उसे पकड़ा दी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया है। वह चीखा, और तुम? हम तीनों एक साथ नहीं निकल सकते, देवाशीष ने चीखते हुए कहा। नकुल के दिमाग पर हथौड़े लग रहे थे। वह देवाशीष को क्या समझता था और देवाशीष क्या निकला। नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुमको साथ लिए बिना नहीं जाएंगे। चलो, तुम भी चलो। उसने देवाशीष की बांह पकड़ ली और उसको भी साथ लेकर चला। सुरक्षा करते हुए तीनों ही किले के बाहर आ रहे थे। बाहर निकलने को हुए देवाशीष को ठोकर लगी। देवाशीष गिर गया। नकुल ने पीछे घूमकर देखा। देवाशीष पीछे खींचते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। पीछे घूमने का हुआ तो उसे आसपास सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। ये देखकर रूपाली चीखने लगी। अब कोई मौका नहीं था। भागो! देवाशीष बहुत दूर तक पहुंच चुका था। भागो! देवाशीष उनको भागने के लिए कह रहा था और अब जो देवाशीष ने कहा उसके वे शब्द नकुल के दिल में हमेशा के लिए फांस नहीं, भाले बनकर गड़ गए। देवाशीष ने अंतिम शब्द कहे, नकुल, रूपाली तुमसे ही प्यार करती है, मुझसे नहीं। लेकिन मैं तो बचपन से ही रूपाली से प्यार करता रहा हूँ, आज भी बहुत करता हूँ। आज मैंने रूपाली की जान बचाई है और तेरी जान बचाई है। तूने मेरे साथ बहुत कुछ किया है और आज उन सब का बदला चुकाने का नंबर आ गया है। रूपाली के प्यार को भी, तेरी दोस्ती को भी मैंने आज निभाया है, तेरे रास्ते को साफ किया है। अलविदा मेरे दोस्त। नकुल किले को पार करके बाहर आ गया। गांव में जाकर उसने सबको जगाया और सारी बात बताई। तब तक सवेरा भी हो आया था। सवेरे नकुल के साथ गांव के सभी लोग जब वहां आए तो वहां का नजारा देख सहम गए। देवाशीष की नूची हुई लाश उनके सामने पड़ी हुई थी। नकुल भागकर गया और उसके के पास जमीन पर बैठ गया और उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और वह इस दुनिया को अलविदा करके जा चुका था। नकुल का दिल दुख से भर आया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और देवाशीष नकुल को एक बार फिर पछाड़ गया था। नकुल को इस बात का जीवन भर गम रहेगा। वह एक पल के लिए भी देवाशीष को नहीं भूलता है और पश्चाताप में डूबा रहता है कि उसने देवाशीष से होड़ न लगाई होती और वह उसको लेकर वहां न गया होता तो शायद आज देवाशीष जीवित होता और वह अपने सच्चे और प्यारे दोस्त को न खोता।